एनाटॉमी याद करके आए हो? क्या कह रहे हो? कहा तो एनाटॉमी के लिए था। लास्ट टाइम बात कर रहे थे सूचक मटेरियल की, क्या कहां तक लिख लिया था? संश्लेषित विक्रियल डेक्सोन लिख लिया था। लास्ट टाइम बात कर रहे थे सूचक मटेरियल की, हमने कहा था दो प्रकार का होता है, एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल, घुलनशील और अघुलनशील। ठीक है, सबसे पहले लिखा कैटगट। कैटगट के अंदर लिखा बेड की आंत के सबम्यूकोसा से प्राप्त होती है। गाय भैंस के अंदर अगर बात करते हैं तो सिरोसा से प्राप्त करते हैं। फिर संरक्षित रखने के लिए 90 से 95% इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल का उपयोग करते हैं। स्लाइशन की अगर बात करते हैं तो कोबाल्ट 60 से प्राप्त गामा रेडिएशन या फिर इथाइलिन ऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। दो प्रकार की कैटगट लिखी थी, प्लेन कैटगट और क्रोमिक कैटगट। प्लेन कैटगट के अंदर लिखा था कि फॉर्मेल्डिहाइड से उपचारित कोलेजन तंतु होते हैं और इन 10 दिन के अंदर अवशोषित हो जाते हैं। इनका उपयोग किया जाता है पेरिटोनियम पर टाके लगाने के लिए और ब्लड वेसल को लाइगेट करने के लिए। उसके बाद में पढ़ा अपने क्रोमिक कैटगट। क्रोमिक कैटगट के अंदर लिखा कि प्लेन कैटगट को अगर क्रोमिक एसिड या आयोडीन विलयन के अंदर डुबोकर रखते हैं तो देरी से अवशोषित होती है। इससे ही हम कौन से कैटगट बोलते हैं? क्रोमिक कैटगट बोलते हैं। टाइप लिखी थी ABCD, लिखा था प्लेन, माइल्ड, मीडियम और एक्स्ट्रा क्रोमिक। अवशोषित होने के दिनों के अंदर 10, 15, 20 और 40। उसके बाद में लिखा कंगारू टेंडन। कंगारू टेंडन के अंदर लिखा अपने कंगारू की पूंछ के टेंडन से प्राप्त करते हैं। हर्नियल रिंग को बंद करने के लिए और जॉइंट कैप्सूल को टांके लगाने के लिए उपचार करते हैं। उसके बाद में एमनियोटिक मेम्ब्रेन लिखा हमने गर्भ में पल रहे बच्चे के एमनियोटिक मेम्ब्रेन से प्राप्त करते हैं। कोलेजन लिखा हमने बोवाइन फ्लेक्सर टेंडन से प्राप्त करते हैं। फेशियल आटा के अंदर लिखा बोवाइन मसल्स थाई, थाई मसल से प्राप्त करते हैं। और उसके बाद में लिखा अपन ने कार्जाइल मेम्ब्रेन, जो किससे प्राप्त करते हैं? सीकम से। ये सारे के सारे पदार्थ हमारे को प्राकृतिक रूप से पाए जा रहे हैं, इसलिए इनको नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचक मटेरियल बोलते हैं। विक्रिल और डेक्सोन दो नाम लिखे थे अपन ने, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड और पॉलीग्लैक्टिन 910। पॉलीग्लैक्टिन 910 के अंदर लिखा था ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड का अनुपात कितना होता है? 9:1। और डेक्सोन विक्रिल से ज्यादा मजबूत होता है। दोनों का ही उपयोग करते हैं हम डॉग और ह्यूमन के अंदर कंटामिनेटेड वुंड को सूचर करने के लिए। हो गया था यहां तक? लिखोगे सेकंड नंबर पे अघुलनशील। अघुलनशील सूचक मटेरियल। अनएब्जॉर्बेबल। नाम से पता लग रहा है शरीर के ऊतकों द्वारा अवशोषित नहीं किए जाएंगे। लिखो पहली लाइन, शरीर के ऊतकों द्वारा अवशोषित नहीं किए जाते हैं। शरीर के ऊतकों द्वारा अवशोषित नहीं किए जाते हैं। लाइव वालों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। शरीर के ऊतकों द्वारा अवशोषित नहीं किए जाते हैं। एनाटॉमी के नाम से कम आए होगे तुम। शरीर के ऊतकों द्वारा अवशोषित नहीं किए जाते हैं, यानी कि इसके ऊपर ना तो एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी और ना ही इनके ऊपर कोई फेगोसाइटोसिस वाला काम किया जाएगा। देखो तीन प्रकार के, तीन प्रकार के 11 तो जाना। क्या बोल रहे? कोशिश को मैं कंफर्म कर दूंगा उनसे बात करके। डाल दे भी तो। 2 से 4 कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। देखो इधर बाद में लिखोगे। अघुलनशील की अगर बात करते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं कार्बनिक पदार्थ, दूसरे नंबर पे आते हैं अकार्बनिक पदार्थ और तीसरे नंबर पे आते हैं संश्लेषित पदार्थ। कौन से पदार्थ? संश्लेषित पदार्थ।
हमारे से एग्जाम्पल पूछा जाता है कि बताओ कार्बनिक पदार्थों के एग्जाम्पल बताने हैं हमारे को। सबसे पहले हमारे पास में कॉटन, दूसरे नंबर पे सिल्क, तीसरे नंबर पे आती है लिनन, चौथे नंबर पे आता है हॉर्स टेल हेयर, घोड़े की पूंछ का बाल, और उसके बाद में आती है अम्बिलिकल टेप। अम्बिलिकल टैप, ये 5 नाम है हमारे पास में। सबसे पहले कौन सा है? कॉटन का मतलब कपास, कपास से जो धागे बनाते हैं अपन, सूती धागे जिसको बोलते हैं वो। सिल्क के अंदर रेशम का धागा आ गया, ठीक है। लिनन के अंदर प्योर कॉटन आता है, 100% कपड़े आते हैं ना कॉटन वाले। और लिनन के अंदर, कॉटन के अंदर फिर भी थोड़ी सी मिलावट रहती है दूसरे किसी फाइबर की, लिनन प्योर कॉटन होता है। हॉर्स टेल हेयर, घोड़े की पूंछ का बाल, और अम्बिलिकल टेप, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थों की अगर बात करते हैं तो अकार्बनिक पदार्थों के अंदर हमारे पास में सबसे पहले आते हैं मेटल वायर, धातु के तार। किसके तार? धातु के तारों के अंदर आप आयरन ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो, पैसे ज्यादा हैं तो सिल्वर भी ले सकते हो। कौन कौन से ले सकते हो? आयरन, कॉपर और सिल्वर, इनका उपयोग कर सकते हो। आयरन की प्रॉब्लम है कि जंग लग जाता है, इस सिल्वर की प्रॉब्लम है महंगा आता है, स्टील के ऊपर जंग नहीं लगता लेकिन इसको मोड़ना मुश्किल होता है। ये सारी समस्याओं को देखते हुए हम किसका उपयोग करते हैं? क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही रखना है। कैमल के अंदर मैंडिबल फ्रैक्चर, किसके अंदर? मैंडिबल फ्रैक्चर के अंदर कौन से तार का उपयोग करते हैं? आंसर देना है कॉपर वायर। किसका का उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मिश्रित धातुओं के अंदर नाम आता है टेंटेलम, वाइटेलम, मेटल की पिन आ गई है, मेटल सूचर आ गए हैं, ये सारे भी हम, इसके अलावा क्लिप्स आ गई हैं, इन सब का भी उपयोग किया जाता है। चूंकि ये धातुओं की बनी हुई है, कार्बनिक पदार्थ इनके अंदर पाया नहीं जा रहा, इसलिए इनको कौन सी श्रेणी में रखा है? अकार्बनिक पदार्थों की श्रेणी में रखा है, ठीक है। संश्लेषित पदार्थों की अगर बात करते हैं तो संश्लेषित पदार्थों के अंदर सबसे पहला नाम आता है नाइलॉन, दूसरे नंबर पे टेरिलिन, विटाफिल, पॉलिस्टर, और 5वें नंबर पे आती है सिंथेटिक मैश। मैश एस एच है यहां पर, सिंथेटिक मैश। नाइलॉन मैश आती है और डेक्रोन मैश, और इसका उपयोग करते हैं हम, याद रखोगे दोनों का, हर्नियल रिंग को बंद करने के लिए। करने के लिए, ठीक है। एक छठे नंबर पे एक नाम और आता है, अभी रिसेंटली वो होता ना कि जब लेवल अप करते हो आप तो कुछ भी पढ़ लेते हो, फिर जब आपके उसमें टाइम होता ना, जब आपके उसमें टाइम नहीं होता ना, जस्ट जैसे कोचिंग चल रही है, एग्जाम भी आने वाली है, तो उस टाइम पर हम जो बोल रहे हैं वही आपके लिए सब कुछ होता है। सर ने बोल दिया तो पढ़ लिया, लेकिन जब आपका उसमें टाइम होता है, कोचिंग से निकल जाते हो, फिर आप कुछ भी कचरा पढ़ने की कोशिश करते हो, और उस कचरे के अंदर से नाम निकाल कर लेके आते हो पॉलीप्रोपाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन, इस पॉलीप्रोपाइलिन को सर्जिलिन भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया पॉलीप्रोपाइलिन या सर्जिलिन कौन से प्रकार का पदार्थ होता है? अघुलनशील संश्लेषित पदार्थ की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये भी याद रख लेना, यानी कि 5वें नंबर पे तो ये है, और छठे नंबर पे क्या है? पॉलीप्रोपाइलिन। याद रखना किस किस को है वो सुन लो। एक तो याद रखोगे अम्बिलिकल टेप को। एमनियोटिक मेम्ब्रेन का नाम सुना है? क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा पदार्थ अघुलनशील सूचरिंग मटेरियल है? कार्जाइल मेम्ब्रेन, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, अम्बिलिकल टेप और कोलेजन। क्या आंसर दोगे? अम्बिलिकल टेप। नाम से ऐसी लगती है कि घुलनशील होगी, लेकिन ओरिजिनल में है कैसी? है ना। अम्बिलिकल टेप की अगर बात करते हैं तो अम्बिलिकल टेप कॉटन से बनती है। किससे बनती है? कॉटन से बनती है। शुरुआत के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो अम्बिलिकस होता है उसके ऊपर आजकल तो क्लिप्स लगाने लगे हैं,
लेकिन पुराने टाइप के ऊपर ये कॉटन की बांधी जाती थी टेप टाइप की, इसी के लिए इसको नाम क्या देते हैं, अम्बिलिकल टेप, अम्बिलिकस के ऊपर। इसके अलावा प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस और वेजाइना के अंदर टांके लगाने के लिए भी अम्बिलिकल टेप का उपयोग करते हैं। बनी किसकी है, कॉटन की, और कॉटन की बनी होने के कारण ही कौन से पदार्थों में रखा है, कार्बनिक, और घुलनशील है नहीं इसलिए किसके अंदर रखा है, अघुलनशील के अंदर। क्लियर है। यहां से याद रखने के लिए आपके पास में एक ही चीज है, कॉपर वायर। किसमें उपयोग करेंगे, कैमल के मैंडिबल फ्रैक्चर के उपचार के अंदर। टेंटलम वाइटलम की अगर बात करते हैं तो ये मिश्र धातुएं होती है। कौन सी धातु, मिश्र, मतलब दो धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाते हैं। बचपन की साइंस थोड़ी सी याद तो होगी अपने को। और संश्लेषित पदार्थों के अंदर ये सारे के सारे वो फाइबर्स हैं जिनको लैब के अंदर कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है, जिनका उपयोग हम करते हैं। नाइलॉन और डेक्रोन में याद रखना है आपको, हर्नियल रिंग को बंद करने के लिए। हर्नियल रिंग को बंद करने के लिए हम कौन सी सूचर लगाते हैं, ओवरलैपिंग सूचर। कौन सी, ओवरलैपिंग सूचर। जबकि डायफ्रामेटिक हर्निया के अंदर कंटिन्यूअस लॉक स्टिच या फोर्ड इंटरलॉकिंग सूचर। ठीक है। डायफ्रामेटिक हर्निया के केस के अंदर डायफ्राम के ऊपर जब ये रिंग बन जाती है, हर्नियल रिंग, तो इसको खींचकर ओवरलैपिंग सूचर नहीं लगा सकते अपन। क्यों, क्योंकि डायफ्राम को खींचने की कोशिश करेंगे तो डायफ्राम पे प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से डायफ्राम फट भी सकता है। उस केस के अंदर अपन क्या करेंगे, यहां पर नाइलॉन या डेक्रोन में इसकी जाली लगा देंगे, और जाली लगाने के बाद के अंदर इस जाली को फिक्स करना पड़ेगा, और फिक्स करने के लिए फिर सूचर कौन सी लगाएंगे, कंटिन्यूअस लॉक स्टिच या फोर्ड इंटरलॉकिंग सूचर लगाएंगे। जाली की वजह से कोई भी अंग होगा वो इस डायफ्राम के द्वारा थोड़ी सी कैविटी के अंदर जा ही नहीं पाएगा। जाली किसकी लगाएंगे, नाइलॉन और डेक्रोन में इसकी। दिक्कत यहां तक है क्या। सर रिपीट करो, एक बार लिखो फिर रिपीट करेंगे। कार्बनिक पदार्थों को ऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं, अकार्बनिक को इनऑर्गेनिक, और संश्लेषित को बोलते हैं सिंथेटिक।
क्या कर रहे हो सर? नायलॉन के नीचे टेरिलिन, नायलॉन के नीचे टेरिलिन, फिर विटाफिल, पोलिस्टर, सिंथेटिक मैश। सिंथेटिक मैश के अंदर नायलॉन और डेक्रोन मैश लिखा है। लिख लिया? नोट डाल लिया? कैमल के अंदर मैंडिबल फ्रैक्चर के अंदर कॉपर वायर का उपयोग करते हैं। लिख लिया? इसको बोलते हैं इंटरडेंटल वायरिंग। क्या बोलते हैं? इंटरडेंटल वायरिंग। नीचे लिख लो, इसी के नीचे जहां पर कॉपर वायर लिखा है, इंटर डेंटल वायरिंग। इंटर डेंटल वायरिंग किसके अंदर? कैमल के अंदर मैंडिबल फ्रैक्चर के उपचार में। टेक्निक का नाम है इंटरडेंटल वायरिंग। वायर किसका होगा? कॉपर का। लास्ट में 6 पे लिखा है पॉलीप्रोपाइलीन या सर्जिलिन। छठे नंबर पे पॉलीप्रोपाइलीन या सर्जिलिन। वापस से सुनो, देखो इधर। अनऑब्जर्वेबल सूचनिंग मेटेरियल यानी शरीर के ऊतकों द्वारा अवशोषित नहीं होंगे। हमने इनको कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, कार्बनिक, अकार्बनिक और संश्लेषित। कार्बनिक पदार्थ वो होंगे जिनके अंदर सिर्फ कार्बन ही मेनली पाया जाएगा, ठीक है, या जो प्राकृतिक रूप से पाए जाएंगे। धातुओं को हमने कौन सी कैटेगरी में रखा है? इनऑर्गेनिक वालों कैटेगरी के अंदर, ठीक है। धातुएं भी प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको आप लैब के अंदर बना सकते हो, इसलिए उनको कौन सी कैटेगरी में रखा है? संश्लेषित के अंदर। पहला क्वेश्चन तो यही कि कोई सी कैटेगरी का कोई भी पदार्थ देके पूछ ले, 4 नाम दे दिए, बताओ ऑर्गेनिक कौन सा है, इनऑर्गेनिक कौन सा है, या संश्लेषित कौन सा, ठीक है। कार्बनिक पदार्थों की अगर बात करते हैं तो कॉटन के अंदर, कॉटन क्या बोलोगे हिंदी में? नहीं वैसे, कपास,
रुई, कॉटन ही ठीक है ना। कपास, सिल्क की अगर बात करते हैं तो रेशम, लिनन है, घोड़े की पूंछ का बाल है और अम्बिलिकल टेप है। अम्बिलिकल टेप को अम्बिलिकल टेप नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये अम्बिलिकस को बांधने के काम आती थी, इसीलिए नाम अम्बिलिकल टेप दिया है, ना कि इसलिए कि अम्बिलिकल से प्राप्त होती है। तो नाम से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ऑब्जर्वेबल के अंदर होगी ये, लेकिन है किसके अंदर, नॉन ऑब्जर्वेबल के अंदर, और वो भी ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर। अगर बात करते हैं अकार्बनिक पदार्थों की, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर आती है धातुएं, मेटल्स आती हैं। मेटल के अंदर आप आयरन ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो, सिल्वर ले सकते हो, स्टील ले सकते हो। आपके पास में जिसका भी तार हो उसको आप वायरिंग के लिए काम में ले सकते हो। मैंडिबल फ्रैक्चर के अंदर स्पेसिफिक है, कॉपर का उपयोग करते हैं। कॉपर आसानी से घूम जाता है, जंग नहीं लगती है और सस्ता भी पड़ता है। इन सभी कारणों से कॉपर वायर का उपयोग करते हैं। ऊंट के अंदर जो हीट सीजन आता है उसको हम बोलते हैं रट या मस्त। क्या बोलते हैं, रट या मस्त। उस केस के अंदर ऊंट जोर जोर से चिल्लाते हैं, एक दूसरे के जबड़ा टच करते हैं, मतलब मुंह से मारने की कोशिश करते हैं। तो उस केस के अंदर मैंडिबल नीचे से टूटकर नीचे लटक जाता है। अब प्लास्टर तो बांध नहीं सकते कि भाई मुंह बंद करके और ऊपर से प्लास्टर बांध दिया, खाना कैसे खिलाओगे। उस केस के अंदर टूटे हुए मैंडिबल को, जो नीचे लटक गया है, उस मैंडिबल को नॉर्मल पोजीशन में लेकर आएंगे और दो छेद तो करेंगे यहाँ पर और एक छेद करेंगे यहाँ पर बीच में सामने की तरफ, और वायर को अंदर से फंसाकर यहाँ पर लाकर कस देंगे, जिसकी वजह से मैंडिबल उसकी पोजीशन के अंदर बना रहेगा। इसी को बोलते हैं इंटरडेंटल वायरिंग। किसके लिए काम में लेंगे, मैंडिबल फ्रैक्चर के लिए, और किसके अंदर, कॉपर वायर का उपयोग करेंगे। इसके अलावा मिश्र धातु के अंदर टेंटिलम और वाइटलम का नाम है। इसके अलावा मेटल पिंस आती है, सुचर आती है, क्लिप्स आती हैं, वो भी काम में ले सकते हैं। सिंथेटिक मटेरियल के अंदर नाइलॉन, टेरिलिन, विटाफिल, पॉलिस्टर, इनके नाम सुने होंगे आपने, कपड़े आते हैं इनके, ठीक है। संश्लेषित रूप से बनाया गया, लैब के अंदर बनाया गया। कॉटन की अगर बात करते हैं तो कपास से प्राप्त करते हैं, सिल्क की बात करते हैं तो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होती है। इनको लैब के अंदर बनाते हैं, इसीलिए इनको सिंथेटिक के अंदर रखा है। नाइलॉन और डेक्रोन मैश, मैश का मतलब होता है जाली। जैसे खिड़कियां होती है ना, लोहे वाली खिड़कियों के बीच में जाली लगी रहती है, जाली वाले गेट होते हैं, आर पार कुछ आना जा नहीं सकता, इतने छोटे छोटे छेद होते हैं। तो बेसिकली वैसी नाइलॉन और डेक्रोन मैश होती है, हर्नियल रिंग को बंद करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। पॉलीप्रोपाइलिन या सर्जिलिन भी किसके अंदर आता है, संश्लेषित पदार्थों के अंतर्गत आता है। दिक्कत, एक क्वेश्चन 100%, 95% कैटगट के अंदर से, बाकी सबके नाम याद रखोगे। कॉपर वायर इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे ये वाला। अम्बिलिकल टेप के लिए क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा किसका बना होता है, वही 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 नाम देके भाई निम्न में से ऑब्जर्वेबल सूचरिंग मेटेरियल कौन सा नहीं है, आंसर क्या दोगे, अम्बिलिकल टेप। दिक्कत, क्या कह रहे हो सर, क्या, डायफ्रामेटिक हर्निया के अंदर ही तो कहा अपन ने कि यहाँ पर हर्नियल को, अगर डायफ्रामेटिक हर्निया के अंदर अगर ओवरलैपिंग सुचर लगाने की कोशिश करोगे तो डायफ्राम फट सकता है। क्यों, क्योंकि डायफ्राम तो पतली सी झिल्ली है मांसपेशी का बना हुआ, थोड़ा सा खींचा आपने, फट गया, फिर क्या करोगे, क्या, अघुलनशील है ना सर, अंदर ही रहेगी, परमानेंट ही रहेगी सर, इसका सोल्यूशन नहीं है अपने पास में, ठीक है। ये तो हो गई सूचरिंग मटेरियल की बातें। टांके लगाते कैसे हैं, हेडिंग डालो। हेडिंग डालो, टांकों के प्रकार, टाइप ऑफ सूचर। टांकों के प्रकार, टाइप ऑफ सूचर। पदार्थ तो पता ही है अपने को, पदार्थ पढ़ लिया, अब लगाना भी तो आना चाहिए ना, भी लगाएंगे कैसे इनको, वो पढ़ेंगे अपन टांकों के प्रकार के अंदर से। जैसे सूचरिंग मटेरियल के अंदर से एक क्वेश्चन आना 100% कंफर्म होता है, वैसे ही टांकों के प्रकार के अंदर से भी एक क्वेश्चन आना 100% निश्चित होता है, ठीक है। इन जनरल अगर बात करते हैं, जहां तक आपका लेवल है वहां तक की बात कर रहा हूं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे इसके अंदर। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। 3 प्रकार में सबसे पहले आते हैं अपोजिशन सूचर, अपोजिशन सूचर। दूसरे नंबर पे आते हैं इन्वर्जन सूचर, इन्वर्जन सूचर। और तीसरे नंबर पे आते हैं अदर सूचर।
अन्य सूचर। फर्क समझो तीनों का पहले। ये घाव के किनारे हैं इस टाइप के, घाव के दोनों किनारे हैं, आपने इंसिजन वुंड लगाया है, इंसिजन वुंड लगने की वजह से घाव के किनारे दूर दूर हो गए हैं यहां पर। ठीक है, जस्ट आप चाहते हो कि घाव के किनारे बस पास पास आ जाए, सिर्फ इतना चाहते हो, उसके लिए आप कौन सा सूचर लगाओगे? अपोजिशन सूचर, जहां पर सिर्फ घाव के किनारों को एक दूसरे के नजदीक में लाया जाता है। ठीक है, तो टांके लगाने थे हमारे को, हमने घाव के किनारों को पास पास में ला दिया, जिसकी वजह से वहां पर फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग हो सके। ठीक है, स्किन के ऊपर लगा दिया आपने, मसल्स के ऊपर लगा दिया, सबके ऊपर लगा दिया। जस्ट इमेजिन करो किसी एक चीज के ऊपर, रूमन के ऊपर, ये रूमन के ऊपर इंसिजन लगाया था आपने, और इसके अंदर अपोजिशन सूचर लगा के यहां पर ले आए हैं। एक टांका यहां पर लगा दिया, एक यहां पे लगा दिया, एक यहां पर, एक यहां पर, और एक यहां पे लगा दिया। ठीक है, गांव के किनारों को पास पास में लाके हमने टांके लगा दिए, और कहां पर लगाए? रूमन के ऊपर। ठीक है, जब आपने टांके लगाए थे उस टाइम पर रूमन के अंदर कुछ भी भरा हुआ नहीं था, नहीं था, लेकिन जानवरों को चारा तो खिलाओगे, आज नहीं तो 2 दिन बाद, 10 दिन बाद में खिलाओगे तो सही। जैसे ही जानवर को चारा खिलाओगे, रूमन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से टांके दूर दूर हो जाएंगे, और रूमन के अंदर जो भरा हुआ पदार्थ है वो इन गैप्स के द्वारा बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और रूमन के अंदर आपको पता ही कि फर्मेंटेशन है, किण्वन होता है, जिसके द्वारा जीवाणु भी रहते हैं, और जीवाणु अगर बाहर आ गए तो ऐसा तो नहीं कि रूमन के ऊपर टांके लगा के छोड़ दिया आपने। रूमन के ऊपर अगर बात करते हैं तो ऊपर से स्किन के ऊपर टांके लगा भी तो बंद किए, आपको अंदर पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इस केस के अंदर अपोजिशन सूचर काम नहीं करते, है ना? क्यों काम नहीं करते बता दिए भाई। कोई भी अगर पदार्थ भरा हुआ, रूमन की जगह ब्लेडर मान लो, ब्लेडर पे जब टांके लगाए उस टाइम पे यूरिन नहीं था, जब टांके लगाने के बाद में फ्री हुए तो यूरिन से भर गया, थोड़े से दूर होते ही यूरिन अब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ गया, फिर समस्या हो गई। प्रेग्नेंट यूट्रस था, जानवर के अंदर सिजेरियन कर दिया आपने, सिजेरियन करने के बाद के अंदर प्लेसेंटा भी निकाल दिया, लेकिन फिर भी यूट्राइन फ्लूइड तो बाहर आता ही रहता है ना? जिसको बोलते हैं ना मेले पड़ना, वो तो आते ही रहते हैं। यूट्रस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, मेले अब्डोमिनल कैविटी के अंदर चले गए, फिर से इन्फेक्शन हो गया। तो जहां पर होलो ऑर्गन्स होते हैं, गुहा वाले ऑर्गन्स होते हैं, उन गुहाओं वाले ऑर्गन के अंदर अपोजिशन सूचर काम नहीं करते। वहां पर फिर हम कौन से सूचर काम में लेते हैं? इन्वर्जन सूचर का मतलब होता है कि घाव के किनारों को अंदर की तरफ मोड़ना। किधर की तरफ? अंदर की तरफ मोड़ना। इन्वर्जन सूचर के अंदर घाव के किनारों को अंदर की तरफ मोड़कर फिर टांके लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर भरा हुआ पदार्थ बाहर नहीं आता। तो हमारे से पूछा जाता है तीनों ऑप्शन के अंदर से कि खोखले गुहा युक्त अंगों को बंद करने के लिए कौन से प्रकार के सूचर लगाते हैं? इन्वर्जन सूचर। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? अन्य सूचर। अन्य सूचर का मतलब है कि कहीं पर स्पेसिफिक है वहीं पर लगेंगे और कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, आगे लिखेंगे बनेल या जेड सूचर टेंडन के ऊपर लगाते हैं, ओवरलैपिंग सूचर हर्नियन लिंक को बंद करने के लिए लगाते हैं, लेप्रोटोमी वुंड को बंद करने के लिए शेप ऑफ एट सूचर लगाते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल मैटर सिंक के अंदर, वर्टिकल मैटर टिस्ट फिस्टुला के अंदर, पर्स स्टेरिंग सूचर प्रोलैप्स के केस के अंदर स्पेसिफिक हो गया और कहीं पे भी नहीं लगेगा वो, इसलिए उनको कौन से कैटेगरी में रखा है? अदर सूचर। इन्वर्जन सूचर के अलावा इवर्जन सूचर और आते हैं। इन्वर्जन के अंदर तो घाव के किनारों को अंदर की तरफ मोड़ा है, इवर्जन सूचर के अंदर घाव के किनारों को बाहर की तरफ। क्लियर? डिटेल के अंदर बात करनी है हमारे को कैसे लगाना है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? कोई ये नहीं कहा आपसे कि स्किन के ऊपर यहां से निडल डाली, वहां से निकाली, फिर धागे को ऐसे किया ऐसे किया, अब बता दो भाई कौन सा सूचर लगा। ऐसा कोई नहीं पूछेगा। आपसे पूछा जाएगा टाइप ऑफ सूचर पूछा जाएगा, टाइप ऑफ सूचर में नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कहां पर लगाते हैं, या फिर जगह का नाम देके आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर कौन से टाइप के सूचर लगाते हैं। 2 ही टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। थोड़ा सा डिटेल के अंदर बात करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि फील्ड के अंदर आपके बहुत काम आने वाली चीज है। सर्जरी इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डिफ्रेंशिएट करता है एक बिना कुछ जानने वाले आदमी से और एक प्रोफेशनल आदमी से। आपको पता होनी चाहिए और आपको आना चाहिए। क्लियर है? हेडिंग डालिए टाइप ऑफ सूचर, लिखो 3 प्रकार की। 3 प्रकार की, 3 प्रकार के। तीन प्रकार के लिखो इसके अंदर। इंसिजन की जगह के अनुसार, लिखो इसके अंदर इंसिजन की जगह के अनुसार, चीरा लगाने की जगह के अनुसार,
इंसिजन की जगह के अनुसार सूचर तीन प्रकार के होते हैं। इंसिजन की जगह के अनुसार सूचर तीन प्रकार के होते हैं। सूचर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन। सबसे पहले लिखोगे अपोजिशन सूचर। अपोजिशन सूचर। अपोजिशन सूचर लिखो। घाव के किनारों को सिर्फ पास में लाया जाता है। घाव के किनारों को सिर्फ पास में लाया जाता है। घाव के किनारों को सिर्फ पास में लाया जाता है। घाव के किनारों को सिर्फ पास में लाया जाता है। ठीक है। सेकंड नंबर पे लिखो इन्वर्जन सूचर। लिखो घाव के किनारों को अंदर की तरफ मोड़ा जाता है। खोखले गुहायुक्त अंगों पर लगाए जाते हैं जिससे लीकेज ना हो। तीसरे नंबर पे लिखोगे अदर सूचर। विशेष प्रकार के टांके जो विशेष स्थान पर ही लगाए जाते हैं। विशेष प्रकार के टांके जो विशेष स्थान पर ही लगाए जाते हैं। खोखले गुहायुक्त अंगों के ऊपर लीकेज को रोकने के लिए कौन से प्रकार के टांके लगाते हैं? इन्वर्जन सूचर। जबकि घाव के किनारों को जस्ट पास में लाने के लिए अपोजिशन सूचर। विशेष जगह पर विशेष प्रकार के टांके अदर्स कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो जब आएंगे उस टाइम पर हम इनके बारे में लिख लेंगे। ए नंबर पे लिखोगे अपोजिशन सूचर, हेडिंग डालोगे। ए नंबर पे लिखोगे अपोजिशन सूचर। अपोजिशन सूचर किसके लिए लगाएंगे? घाव के किनारों को जस्ट पास में लाने। अपोजिशन सूचर
लिख लिया? ए नंबर पे लिखा है अपोजिशन सूचर। अपोजिशन सूचर के अंदर जो आपके कोर्स के अंदर है वो 5 प्रकार के नाम है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार। पहले नंबर पे आता है सिंपल इंटरप्टेड, दूसरे नंबर पे आता है सिंपल कंटिन्यूअस, तीसरे नंबर पे आता है फोर्ड इंटरलॉकिंग, या कंटिन्यूअस लॉक स्टिच। चौथे नंबर पे आते हैं क्यूटिकुलर, सब क्यूटिकुलर सूचर, और 5वें नंबर पे आते हैं पिन सूचर। 5वें नंबर पे कौन से हैं? चौथे नंबर पे सब क्यूटिकुलर, तीसरे नंबर पे फोर्ड इंटरलॉकिंग, या फिर कंटिन्यूअस लॉक स्टिच। फिर इसके बाद में और उसके बाद में सिंपल इंटरप्टेड। सुनते जाओ, बाद में लिखोगे। पिन सूचर की अगर बात करते हैं तो आंख व कान पर लगाए जाते हैं। कहां पर लगाते हैं? सबक्यूटिकुलर सूचर की अगर बात करते हैं तो नाम से ही पता लग रहा है, सब क्यूटेनियस टिश्यू पर लगाते हैं। त्वचा के नीचे स्थित जो उत्तक पाया जाता है उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू, वहां पर लगाएंगे। फोर्ड इंटरलॉकिंग की अगर बात करते हैं या कंटिन्यूअस लॉक स्टिच की अगर बात करते हैं तो डायफ्रामेटिक हर्निया, इसके अलावा स्केलेटल मसल, कंकाली पेशियां पर लगाते हैं। याद क्या रखना है? क्या रखोगे? डायफ्रामेटिक हर्निया। तो अपन ने लिखा था कि डायफ्रामेटिक हर्निया में हर्नियल रिंग को बंद करने के लिए कौन सी सूचर लगाते हैं? फोर्ड इंटरलॉकिंग या कंटिन्यूअस लॉक स्टिच, दोनों नाम लिखे थे। ठीक है। सिंपल कंटिन्यूअस सूचर की अगर बात करते हैं तो सिंपल कंटिन्यूअस सूचर लगाए जाते हैं पेरिटोनियम के ऊपर, मांसपेशियों के ऊपर, पाचन तंत्र के अंग, अंगों के अंदर अगर बात करें तो ईसोफेगस वगैरह के ऊपर, इन सब के ऊपर कौन से लगाएंगे? सिंपल कंटिन्यूअस। और अगर आपको लगाने हैं त्वचा के ऊपर तो कौन से लगाओगे? सिंपल इंटरप्टेड। पूछा जाता है दो टांकों के बीच की औसत दूरी। रेंज की अगर बात करते हैं तो 1 से 2.5 सेंटीमीटर। औसत दूरी की अगर बात करें स्मॉल एनिमल में 0.75 सेंटीमीटर। अगर बात करते हैं लार्ज एनिमल की 1.25 से 1.50 सेंटीमीटर। इतनी हमारे को दूरी रखनी पड़ेगी। तो दो टांकों के बीच की दूरी तो कोई सी भी हो, सबके अंदर ही हमारे को यही रखनी है। दिक्कत यहां तक नहीं? चलो सुनो, ये घाव का किनारा है,
इनको नजदीक लेकर आना है। थंब फोर्सेप या टिश्यू फोर्सेप का उपयोग किया आपने और इसको नजदीक लेके आ गए, लेकिन उसी पोजीशन में अगर बनाए रखना चाह रहे हो तो उस केस के अंदर आपको टांके लगाने पड़ेंगे। ठीक है, निडल ली, टांका लगाया, उसके अंदर धागा डाल दिया अपन ने, निडल को इधर से डाला और इधर से बाहर निकाल दिया, इधर से अंदर की तरफ से डाल के दूसरी तरफ से बाहर निकाल लिया, ऊपर लगा दी गांठ। क्या लगा दी? गांठ। धागे को काट दिया, काटने के बाद में वापस ऊपर लगा दी गांठ, फिर धागे को काट दिया, फिर 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 लास्ट में। हर बार टांके लगाया है, हर बार हमने काटा है, हर बार गांठ लगाई है हमने। ये वाला जो पैटर्न होता है इसको बोलते हैं सिंपल इंटरप्टेड। क्या बोलेंगे? सिंपल इंटरप्टेड। सिंपल इंटरप्टेड की अगर बात करते हैं तो हर बार धागा डालना, हर बार गांठ लगाना अपने आप के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम हो जाता है, टाइम ज्यादा लगता है। गांठ लगा रहे हो तो सूचरिंग मेटेरियल भी यहाँ पर ज्यादा लगेगा और साथ ही साथ गांठें भी बहुत सारी लगेगी इसके अंदर। लेकिन फायदा एक है इसका, फायदा ये है कि अगर मान लो गलती से कोई सा भी टांका टूट गया, ये वाला टांका टूट गया मान लो, तो बाकी टांके जुड़े हुए रहेंगे, बाकी टांकों के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। क्लियर? कौन सा पैटर्न कहलाएगा? सिंपल इंटरप्टेड। दूसरी कंडीशन अज्यूम करो, सेम वही घाव है, वही निडल डाली है आपने इधर की तरफ से और इधर से निकाली और यहां पर लगा दी गांठ। अब धागे को काटा नहीं आपने, वही निडल को घुमाया निकाला, घुमाया निकाला, घुमाया निकाला, घुमाया निकाला, लास्ट के अंदर जाकर जहां पर निकाला वहां पर लगा दी गांठ। इसको बोलेंगे सिंपल कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे? सिंपल कंटिन्यूअस। गांठ सिर्फ दो ही लगी है, जब टांके की शुरुआत करी थी, जब टांके को खत्म किया, उसके अलावा गांठ नहीं लगी। गांठ नहीं लगी तो हमारा ज्यादा मेटेरियल भी खराब नहीं हुआ, और ज्यादा मेटेरियल खराब नहीं हुआ इसलिए हमारे को टाइम भी कम लगा। लेकिन नुकसान एक है कि अगर गलती से बीच में से धागा टूट गया यहां से, तो पूरी की पूरी सूचर लाइन आपकी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, क्योंकि एक धागा टूटते बाकी धागे भी उसके अंदर से निकल जाएंगे। ये इसका नुकसान है। क्लियर? उसके बाद में आते हैं तीसरे नंबर पे, वही घाव के किनारे हैं, वही एक बार लगाया आपने, यहां पर लगा दी गांठ। ठीक है, गांठ लगाने के बाद में वही कंटिन्यूस करना चाह रहे थे हम, यहां पर बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद में कंटिन्यूस में तो कंटिन्यू घुमा रहे थे अपन, यहां पर कंटिन्यूस में कंटिन्यू नहीं घुमा के पहले इसी लूप के अंदर घुमाया, फिर वापस नीचे निकालकर वापस इसी लूप में घुमाया, फिर नीचे निकालकर वापस इसी लूप में, इस प्रकार से। तो धागे की एक लाइन इसके पैरेलल के अंदर बन जाएगी यहां पर, है ना। इसको बोलते हैं फोर्ड इंटरलॉकिंग या कंटिन्यूअस लॉक स्टिच धागा। क्लियर है? तीनों टाइप आपको लगाने आने चाहिए, लगाने आने चाहिए फील्ड लेवल के हिसाब से, और याद भी होने चाहिए, तीनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? दिक्कत यहां तक नहीं? सब क्यूटिकुलर सूचर की अगर बात करते हैं तो सब क्यूटिकुलर सूचर लगाए जाते हैं सब क्यूटिनस टिश्यू के अंदर। होता क्या है वो भी सुनो इसके अंदर। यहां पर जो टांके दिख रहे हैं वो आपको ऊपर की तरफ से दिख रहे हैं, क्योंकि हर बार आप स्किन के बाहर की तरफ से घुमा रहे हो, इसलिए आपको टांके दिख रहे हैं। सेम कंडीशन अज्यूम करो, यहां पर ये घाव के किनारे, घाव के किनारों के अंदर आपने निडल डाली, यहां से निकाली यहां से, है ना। अब निडल ऊपर नहीं डालनी आपको, या फिर एक टांका ले लो ऊपर की तरफ से, आपने यहां पर टांका लगा दिया। ठीक है, टांका लगाने के बाद में अब यहां पर निडल डालनी थी, यहां से बाहर निकालनी थी, आपने ये नहीं किया। आपने स्किन के अंदर की तरफ वाली जो लेयर है, मोटाई ये दे रखी है, इतनी मोटी तो ही स्किन, स्किन के ऊपर वाली लेयर में ना डालकर आपने जस्ट नीचे वाली लेयर के अंदर से टांका निकाल लिया, अंदर वाली लेयर के अंदर से घुमाते जा रहे हो और लास्ट के अंदर फिर एक गांठ लगा रहे हो। जैसे ही धागा टाइट होगा तो ऊपर की तरफ से आपको ये धागा दिखेगा ही नहीं, क्योंकि अंदर वाली लेयर के अंदर ही रहेगा। चूंकि ये सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर लगाए जाते हैं, इसलिए इनको सब क्यूटिकुलर सूचर भी कहते हैं। और पिन सूचर जो लगाते हैं वो कहां पे लगाते हैं? आंख और कान के अंदर लगाते हैं। क्लियर? कैसे लगाते हैं ये आपको आना चाहिए, कहां लगाते हैं ये आपको एग्जाम के लिए आना चाहिए। दिक्कत है क्या? नहीं, जानकारी के लिए। चलो ठीक है, यहां से निडल डालनी थी, यहां से निडल डालनी, यहां से यहां से यहां से यहां से, ये वाली डिस्टेंस तो पता लग गई हमारे को कि स्मॉल एनिमल के अंदर हमारे को 0.75 सेंटीमीटर, लार्ज एनिमल के अंदर 1.25 से 1.5 सेंटीमीटर होने चाहिए। ठीक है, मान रहे। मैं पूछना चाह रहा हूं आपको, ये वाली डिस्टेंस जहां से आप निडल प्रिक करोगे, ये दूरी कितनी होनी चाहिए कम से कम? ज्यादा पास से ले लोगे तो स्किन जैसे धागों को खींचोगे टूट के आ जाएगी,
ज्यादा दूर से ले लोगे तो प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। सामान्यतः ये दूरी रहती है, फिर से कह रहा हूं नॉलेज के लिए, बाकी वैसे एग्जाम में कोई नहीं पूछता, 2 से 3 mm, इतने डिस्टेंस तो आपको रखनी ही रखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से धागा टूटकर भी नहीं आएगा और एक्स्ट्रा प्रेशर भी क्रिएट नहीं होगा। बैठी नहीं बैठी? थोड़ी थोड़ी वापस से सुनो। सिंपल इंटरप्टेड सुचर के अंदर एक टांका लगाएंगे, बांधेंगे, काट देंगे, फिर दूसरा टांका लगाएंगे, बांधेंगे, काट देंगे, तीसरा टांका लगाएंगे, बांधेंगे, काटेंगे, ऐसा ही चलेगा। ठीक है। इंटरप्टेड का मतलब है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, कंटिन्यूस का मतलब है लगातार। ठीक है ना। धागे को लगाना अगर एक बार शुरू कर दिया और बीच में नहीं काट रहे हो तो वो कंटिन्यूस सुचर की श्रेणी में आएगा, और अगर एक टांका लगाने के बाद में काट दिया तो वो इंटरप्टेड सुचर की श्रेणी में आएगा। हम सिंपल इंटरप्टेड की बात कर रहे हैं, यानी कि एक टांका लगाया, काट दिया, दूसरा टांका लगाया, काट दिया, तीसरा टांका लगा दिया, काट दिया। लगाया कहां पर ये टांका हमने? स्किन के ऊपर। स्किन के ऊपर लगाने क्यों लगाया? क्योंकि स्किन के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर। अगर मान लो अंदर की तरफ टांका लगाया होता तो उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ स्किन के ऊपर सूचर लगा रहे हैं। अगर टूट गया तो हमारे को दिखाई भी दे जाएगा, तो वापस से टांका भी लगा सकते हो आप इसके अंदर से। अब कहां पर कौन सा टांका लगाना है ये जानवर तो बताएगा नहीं, आप टांका लगा रहे हो, है ना। बकरी के कुत्ता खा गया तब आप टांके लगा रहे हो, वहां पर टांके लगाने के बाद में आपने सोचा टांके लगाते चले, अरे यार कौन बार बार करेगा इससे। एक बार लगाया, कंटिन्यूस में घुमा दिया, पीछे से बकरी देख रही थी, ऐसे बकरी ने कह दिया कि बोलो मालिक ये क्या कर रहे हो, वो क्या रहा है ये। बोले क्या हुआ, आपने पूछ लो कि बकरी बता क्या हुआ। बोले वो बीपी सर ने क्या कहा था, स्किन के ऊपर कौन से लगाते हैं, सिंपल इंटरप्टेड। फिर आपको कुछ चुपचाप बैठ जा, टांके में लगा रहा हूं। यानी कि कहां पर कौन से टांके लगाने ये आपकी इच्छा है, आपको इसे भी लगा दो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन हकीकत में लगाने कहां पे चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। दिक्कत? चला, प्रोसीड।